कांग्रेस का कलंक। जी हाँ मित्रों, वही कांग्रेस जिसने इस देश पे लगभग 60 वर्षों तक एक छात्र राज किया। उस कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस देश में अगर फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो अभी की जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसे सिर्फ झूठ और फरेब से ही मात दिया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और अब सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। कांग्रेस पार्टी और खास करके जो ये मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं उन्हें लगता है कि अगर सत्ता में बैठी सरकार को बेदखल करना है तो उन्हें सिर्फ झूठ और फरेब का ही सहारा लेना पड़ेगा और उनके हैंडल से और उनकी पार्टी के जो सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से सिर्फ झूठ और फरेब ही लोगों के सामने परोसा जा रहा है। पहले तो नाना प्रकार के वो झूठ बोलते हैं और फिर जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वो धीरे से चुप्पी से माफ़ी मांग लेते हैं और माफ़ी मांग के गायब हो जाते हैं। पर एक कहा जाता है ना कि जो झूठ बोला जाता है वो बिल्कुल आग की तरफ फैलता है और उसको छुपाने के लिए फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। पर जो सोशल मीडिया के प्रभारी जयराम रमेश हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार झूठ बोलते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं। तो उन्हीं उनकी झूठ बोलने की जो फहरिस्त है उसी फहरिस्त को मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये रही उनकी झूठ की कुछ। नमस्कार। आज ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही खास कारण है। जिस सच्चाई को मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सच्चाई है उस कांग्रेस के जयराम रमेश से रिलेटेड जो लगातार हर बात पे झूठ फैलाने के पीछे पड़े हुए ताकि हमारी अंतरराष्ट्रीय जो इमेज है, हमारे जो बिजनेसेस है और एज वेल एज हमारी जो इंडस्ट्री है उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचे। अपने देश को भीतर से कमजोर करने वाले इस इंसान को पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जयराम रमेश केवल झूठा इंसान नहीं है, मैं तो बोलूं ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार लगातार होते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा करियर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और अपनी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, चलो आज उसी के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए रिसेंट पीरियड में इन्होंने पहला झूठ फैलाया था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया है उनके मिलिट्री डे परेड के लिए। क्या निकला? कौन सा बुलाया था उन्हें? कहीं दिखा आपको असीम मुनीर अमेरिका की उस पर्टिकुलर मिलिट्री परेड में? नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया था। व्हाइट हाउस ने खुद इस बात से इनकार किया कि किसी भी दूसरे देश के मिलिट्री हेड को उन्होंने एज अ गेस्ट इनवाइट नहीं किया है। क्या जयराम रमेश ने ये झूठ पकड़े जाने के बाद माफी मांगी? क्या कांग्रेस ने माफी मांगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये जानबूझ के झूठ फैलाया था। तो माफी मांगने का सवाल कहां आता है? क्या ये जानबूझ के अपने देश की डिप्लोमेसी को, अपने देश की इमेज को हर्ट करने का, तकलीफ पहुंचाने का ये कोई सोचा समझा षड्यंत्र नहीं था? मैं तो बोलूं बिल्कुल था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल, अभी आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी राइट नाउ साइप्रस के दौरे पे हैं। तो उस दौरे का फायदा लेके अब ये भाई साहब क्या झूठ फैला रहे हैं? अब जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि साइप्रस का कोई इंसान अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अदानी के कांड, उनके सो कॉल्ड स्कैम्स, उनके सो कॉल्ड जो कोई भी फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन है उसे दबाने के लिए मोदी जी खुद साइप्रस गए हुए हैं। भाई साहब, आपको थोड़ी भी अक्ल है? देश का जो प्रधानमंत्री होता है, देश का जो हेड होता है, उसका जो कोई भी दौरा होता है वो 1 मिनट 2 मिनट में डिसाइड नहीं होता। G7 मीटिंग के लिए जाने के पहले, G7 समिट में जाने के पहले साइप्रस जाने का ये एक पहले से सोचा समझा एक प्लान्ड दौरा था, जिसे आप कह रहे हो कि अदानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे। कितना झूठ बोलोगे आप? कितना? ये भाई साहब दूसरा झूठ क्या बोलते हैं कि न्यू एलिना नाम की कोई कंपनी है जिन्होंने अदानी में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डाउटफुल है। अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए ये पर्टिकुलर न्यू लेना जो कंपनी है ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। वो सिर्फ अदानी में नहीं, वो दुनिया भर के अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और ये सेबी के अंडर काम करते हैं। ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ? क्या साबित हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को क्लीन चिट दी। आपने सेबी के चीफ माधवी के ऊपर जो आरोप लगाए वो भी झूठे साबित हुए।
लेकिन उसके बावजूद फिर उठा के यही प्रोपेगेंडा ये लोग वापस लेकर आते हैं कि मोदी जी अदानी को बचाने गए। अरे किस बात के लिए बचाने जाएंगे? जब कोई गलत किया होगा तब तो बचाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज, जिस दूसरे कंपनी का नाम लेते हैं एमिकॉप जैसी जो कंपनी है, ये पूरे दुनिया में कॉर्पोरेट ट्रस्ट और फिड्यूशियरी क्षेत्रों में सेवाएं देती है। इसमें ना कोई आश्चर्य है ना कोई सीक्रेट है। जो कुछ भी होता है वो भारत के कानून के तहत होता है। सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं के थ्रू होते हैं, भारत के कानून के अंडर होते हैं। तो किस बात का आप उनके ऊपर भी आरोप लगाते हो? ये जयराम रमेश ऐसे बात करता है जैसे ये कंपनियां कोई फॉरेन इन्वेस्टर कंपनीज या फिर कोई एडवाइजरी कंपनीज नहीं हुए, कोई तो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क हो। अंडरवर्ल्ड की बात अगर करनी है तो जरा एक बात बताइए, वो अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम, जब आप 10 साल उस पर्टिकुलर केंद्र में सरकार में बैठे थे, तब आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? छोड़िए, दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इनको झूठ फैलाने के अलावा आता क्या है? जयराम रमेश एक बार फिर वही कर रहे जो उन्होंने यूपीए के समय जब वो एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखा था। आपको पता है एज एन एनवायरमेंट मिनिस्टर इन्होंने कितना टाइम लगाया था हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने के लिए? क्यों? क्या इसके पीछे कोई किकबैक का गेम था? क्या आपको हायर किकबैक चाहिए, जल्दी अप्रूवल चाहिए तो हायर किकबैक्स हो, क्या ये गेम था? अरे छोड़िए, आपने जो जिस तरीके से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, नतीजा ये हुआ 20 लाख करोड़ के एनपीए हुए, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से तबाह हुई, लाखों नौकरियां यहां से खत्म हो गई। और आज यही जयराम रमेश फिर एक बार भारत की इंश्योरेंस और पेंशन इकोसिस्टम को खत्म करना चाहता है। इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा के, इस तरह से अदानी को टारगेट करके, इस तरह से मोदी सरकार की छवि खराब करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को एक फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था बताना चाहते हैं। इनका टारगेट ये सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है, इनका टारगेट ये भारत के पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स को भी टारगेट करना है। जैसे कि वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने अपना 30% से ज्यादा इंफ्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे यहाँ पे मेन इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज LIC। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को टारगेट करते हो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को टारगेट करते हो, नतीजा यह होने वाला है कि LIC के उनके खुद के फंड जो है उनका वैल्यू गिर जाएगा। और आप जरा सोच सकते हो अगर वो होता है तो इतने सारे जो पेंशन फंड्स है, रिटायरमेंट सेविंग स्कीम्स है, उनके ऊपर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यही चीज जयराम रमेश चाहता है। और क्या कांग्रेस का उसको पूरी तरह से समर्थन है? अगर नहीं है तो कांग्रेस क्यों खुल के उसके सामने आके ये नहीं बोलती कि बार बार ये झूठ फैलाना बंद करो? ये एक सोची समझी साजिश है जो हम सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ अब राजनीति नहीं रही है। राजनीति में एथिक्स की बात होती नहीं है, इतना समझने के लिए मैं भी मैच्योर हूं। लेकिन राजनीति के चक्कर में कम से कम देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम तो मत करो। कम से कम इतने नीचे तो मत गिरो जयराम रमेश कि आप राजनीति के चक्कर में या खुद के पर्सनल स्वार्थ के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करो। इतना नीचे मत गिरो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री है ये इस पर्टिकुलर देश की बैकबोन है, क्योंकि यहां से रोजगार बनते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। क्या आप उसे बर्बाद करके ये देश किस तरह से आबाद करना चाहोगे? आप मुझे ये बताओ। लेकिन आप बताओगे नहीं, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एक है, मोदी सरकार को हराने के लिए इस देश को किसी भी हद तक जाके अपोज करो, किसी भी हद तक जाके आप इस देश के खिलाफ कार्रवाई करो। शर्म आती है जयराम रमेश, शर्म आती है। आप अपने आप को एक एक्स ब्यूरोक्रेट कहते हो। अब समझ में आता है कि भारत आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे थे, क्योंकि आप जैसे लोग यहाँ पे कांग्रेस जैसी पार्टी में बैठ के इस देश के खिलाफ हमेशा से साजिश करते आ रहे थे। धन्यवाद। इतना जो आपने सबक हमें सिखाया है, भारत इसे हमेशा याद रखेगा और इसका करारा जवाब भी देगा। 2024 तो छोड़िए, 2034 में भी ये कांग्रेस वापस सरकार में नहीं आएगी। ये इस देश के लोग पूरी तरह से इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं अगले ऐसे ही किसी अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए जय श्री राम।